हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन? बस बस बस, कम से कम चालू तो। ऑनलाइन वालों, डियर स्टूडेंट, चलो हम लोग चालू करते हैं आज पेडागोजी का। आवत है आवाज? आवाज आ रही है? बस, चलो अच्छी बात है। अब जब आ चुकी है आवाज तो हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं अपने इस पेडागोजी के क्लास में। देखो, कई हमारे यहाँ के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लास लिया है और कई लोगों को अभी ऑफलाइन क्लास नहीं मिल पाया। उसका रीजन ये था कि आपकी बाकी क्लासेस भी है, आप आते हैं, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं आप लोगों से ऑनलाइन से इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे और घर में आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सको। जो हम लोग ईवीएस का पेडागोजी देखेंगे, इसमें कई ऐसे टॉपिक है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे और कई ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो क्या क्या पढ़ना है हमें, ये तो पूरा पेडागोजी का ही एक टॉपिक है। और शुरुआत करेंगे हम लोग अपने घर से, जिसे हम लोग परिवार के नाम से जानते हैं। अब परिवार के बाद पढ़ेंगे हम लोग परिवार में होने वाले विवाह, जिसे हम लोग बाल विवाह बोलते हैं। और बाल विवाह में यदि आपको पैसा मिलता है तो उसे कहा जाता है आपका दहेज प्रथा, डॉरी, दहेज प्रथा। और दहेज प्रथा में यदि आपको पैसा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आप लोग करोगे क्या, तुम्हारा बाल श्रम। बाल श्रम में अगर पैसा मिल गया तो ठीक, अगर पैसा मिला तो तुम लोग करोगे नशाखोरी, धूम्रपान, और नहीं मिला तो तुम लोग क्या करोगे, चोरी। ये बेसिक अभी डेफिनेशन, ये आपका वो सिलेबस है और ये पर्यावरण से एकदम जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है। कई जगह इसके बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है। परिवार हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आपका बाल विवाह आप लोग तो नहीं किए होगे, शायद आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपका पुराने जमाने वालों का। और उसी से रिलेटेड हम लोग ये 6 दिन याद रखना, हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 दिन में चीजों को क्या करें, आपका खत्म करें। और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में मिलते जाएगा। हड़बड़ाना मत, स्क्रीनशॉट मत करना, वीडियो रिकॉर्डिंग मत करना, ओ नहीं हो पाता। तो इन चीजों को जब पढ़ोगे ना तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हम लोग किस परिवार से, कैसे परिवार से और कैसे माहौल में रहते हैं। थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, कोशिश करूंगा समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। टॉपिक है तुम्हारा परिवार। ये है परिवार हमारा, हम दो हमारे एक। ये ऐसा पहले अभी का वर्तमान का कहना है कि हम दो और हमारे एक, लेकिन पहले क्या होता था, हम दो हमारे 10। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना ज्यादा इनकम होगा, ऐसा कहते थे। परिवार के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले परिवार क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ, उनकी कुछ परिभाषाएं कुछ समाज शास्त्रियों के द्वारा लिया गया। फिर प्रकार, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, एक एकल परिवार और एक होता है आपका संयुक्त परिवार। अब जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कुछ लोग उससे रिलेट करें, कुछ लोग उससे रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो फैक्ट है वो चीजें आपको बता रहा हूं। अगला, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, परिवार की क्या विशेषताएं और साथ ही साथ उनके क्या क्या कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग परिवार क्या है। परिवार एक समाज के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका परिवार को माना जाता है, सबसे बड़ी भूमिका। दूसरी बात, परिवार वह संस्था है जिसमें सर्वप्रथम बालक रहना सीखता है। जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो किससे जुड़ता है, अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई बहनों से। एक परिवार से बालक पहली बार सीखता है, जुड़ता है।
दूसरी बात, बालक की पहली पाठशाला जो रहती है ना, वो क्या रहती है? आपकी परिवार। जब बालक जो छोटा एकदम बच्चा रहता है, 0 से 6 साल का बच्चा, हम उसको जब स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में तो वो पढ़ाई करता है, लेकिन जब तक वो घर में रिवीजन नहीं करेगा तब तक वो उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी बच्चे को देखकर उसके संस्कार पता चलते हैं, और वो संस्कार आपको स्कूल के बजाय परिवार से ज्यादा प्राप्त होते हैं। इसीलिए बच्चे की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है? उसके परिवार को। अगला पॉइंट है, बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण किसके माध्यम से होता है? तुम्हारे परिवार से। समाजीकरण मतलब हम आज किस समाज से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक लोगों का अलग अलग एक समाज होगा। समाज में बताने वाले भी कौन रहते हैं? हमारे परिवार वाले, कि आप साहू समाज से हो, आप अग्रवाल समाज से हो, आप फलाना समाज से हो। ये समाज के साथ जुड़ने का पहली जो कक्षा होती है वो परिवार से होती है। और समाज के प्रति जागरूक भी कौन कराता है? आपका परिवार। कि हमें अपने समाज के प्रति क्या करना चाहिए और क्या हमें समाज के प्रति क्या लाना चाहिए। लास्ट होता है, परिवार किसी भी समाज की पहली इकाई होती है। आज हमारा परिवार किसी न किसी समाज से अवश्य जुड़ा होगा, और उस समाज की पहली इकाई किसे कहा जाता है? आपके परिवार को। अगला पॉइंट होता है परिवार का शाब्दिक अर्थ। परिवार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैमिली कहते हैं। फैमिली शब्द है वो इंग्लिश में, लेकिन वो शब्द आया है फैमुलस से। और फैमुलस कहां से लिया गया? आपके लैटिन भाषा से। 4 चीजें हैं। परिवार एक हिंदी शब्द है, जैसे आप जानते होंगे। अंग्रेजी में इसे फैमिली कहा जाता है, शायद ये भी जानते होंगे। लेकिन ये जो फैमिली शब्द है कहां से है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा में इसे क्या कहा जाता है? आपका फैमुलस। इसको याद रखिएगा। इसमें कही गई या लिखी हुई हर चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर लाइन। अगला चलते हैं परिवार के परिभाषा। कुछ नामी हमारे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने इसके बारे में परिभाषा दिया। सबसे पहले लॉक के अनुसार, आपको पूरी परिभाषा को याद नहीं करना है, आपको उस परिभाषा से कुछ की पॉइंट को बस हाईलाइट करना है, की पॉइंट को। जैसे लॉक के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह से, रक्त से और गोद लेने से संबंधित द्वारा संगठित हो। हम भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, या तो हम विवाह से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कोई जिसकी शादी होती है वो बाहर से, जब वो लड़की आती है तो आपके परिवार में जुड़ती है, तो वो विवाह के माध्यम से जुड़ी। रक्त से हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं का आपका ब्लड ग्रुप हमारे इसमें आता है, रक्त संबंध बोला जाता है। या तो क्या कहा जाता है? तीसरा आपका गोद लेना, एडॉप्ट करना। और जब आप किसी छोटे बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो उसे भी अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। तो लॉक के अनुसार क्या लॉक करना है? केवल 3 शब्द, विवाह, दूसरा रक्त और तीसरा गोद। अगर ऐसा परिवार जो इन तीनों के माध्यम से संगठित हो तो इसे ही परिवार कहा जाता है। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार। दूसरा, ये एकदम छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जिसमें पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन एक दूसरे से अंतः क्रियाएं एवं एक समान संस्कृति का निर्माण एवं देखरेख करते हैं। अगले व्यक्ति का नाम याद रखना, मैकाइवर और पेज। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें क्या पाया जाता है? यौन संबंध पाया जाता है। मतलब यहां पर पढ़ोगे तो विवाह, रक्त और गोद, और यहां पढ़ोगे तो क्या? आपका यौन संबंध। कहने का मतलब है परिवार ही वो एक कुंजी है जिसके माध्यम से आपको आगे अपने जो आपके परिवार के सदस्य उनको बढ़ाने का, अपनी पीढ़ी जनरेशन को बढ़ाने का मौका मिलता है। और वर्तमान सिनेरियो में देखोगे, अगर आप लोग मुझसे हाँ अगर कहना चाहते हैं या सहमत हो, तो वर्तमान में ये जो लिविंग रिलेशनशिप जो चालू हुआ है, इसमें क्या होता है? एक लड़का एक लड़की साथ में तो रहते हैं लेकिन शादी नहीं करते, एक दूसरे को आजमाते हैं। लेकिन परिवार में क्या होता है? जब शादी होकर कोई एक लड़का एक लड़की जब साथ में रहते हैं और जब उनके बीच यौन संबंध बनता है तो उसे प्रॉपर क्या कहा जाता है? आपका परिवार कहा जाता है। एक की पॉइंट बस पढ़ना है। अगला जिसका क्या रहेगा? और जो बच्चों के प्रजनन एवं लालन पालन का कार्य करते हैं। ये किसके अनुसार? मैकाइवर और पेज।
अन्य कुछ और समाजशास्त्री हुए जिनका यह कहना है कि परिवार में पति, पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। मतलब एक पति रहे, एक पत्नी रहे और बच्चे का होना। ये नहीं बोला कि एक बच्चा, 2 बच्चा, 11 बच्चा, 20 बच्चा, हाँ, बच्चे का रहना जरूरी है। लेकिन साथ में याद रखना कि उनके द्वारा यह कहा गया है इनमें से किसी का भी अगर अभाव हो, अभाव मतलब अगर कोई ना रहा, तो उसे परिवार ना कहकर उसे क्या कहेंगे अपन? गृहस्थ। आप लोगों के सामने एक सिनेरियो, एक सिचुएशन है कि एक परिवार है जिसमें माता, पिता और 2 बच्चे हैं, टोटल 4 लोग हुए। इन चारों को साथ में क्या कहोगे आप? परिवार। इन चारों में मान लो एक बच्चा निपट गया, तो अभी भी तो पति, पत्नी और एक बच्चा है, तब भी इसे परिवार कहोगे। लेकिन अगर माता पिता में से अगर कोई एक नहीं रहे, तो उस कंडीशन में वो परिवार ना बनकर क्या बन जाता है? आपका गृहस्थ। याद रखना, अर्थात प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक गृहस्थ एक परिवार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक गृहस्थ की परिभाषा अलग हो जाएगी और परिवार की परिभाषा क्या रहेगी? जहां पति, पत्नी और बच्चे रहे। शायद कुछ चीजें अगर डाउट रहे तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगला चलते परिभाषा के अनुसार एकल परिवार और आपके संयुक्त परिवार। 2 टाइप के होते हैं। एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली। दोनों का बेसिक डेफिनेशन बस तो यही है, सिंपल है कि ऐसा परिवार जिसे माता, पिता और अविवाहित बच्चे रहे। ये शब्दों को याद रखना, एक कूट में पूछता है माता, पिता और अविवाहित बच्चे, तो उसे एकल परिवार कहेंगे। और ऐसे परिवार जिसे माता, पिता और विवाहित बच्चे शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? आपका संयुक्त परिवार। उसके बाद चलते हैं आपका संयुक्त परिवार, एकल परिवार और दोनों में विशेषताएं। ये विशेषताएं, एक का क्वेश्चन आया साधना जी का, परिवार औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, उसमें परिवार की कंडीशन को अप्लाई करके देखा जाता है। अभी आप पढ़ोगे आगे में कि औपचारिक क्या क्या हमें करना चाहिए और अनौपचारिकता में क्या क्या आता है। थोड़ा सा वेट करके। एक होता है विशेषताएं। ये विशेषताएं परिवार की नहीं बता रहा हूं, ये विशेषताएं किसकी बता रहा हूं? एकल परिवार और संयुक्त परिवार की। आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, अगर वो एकल परिवार में है तो शायद इससे आप संबंध रखोगे। अगर कोई ज्वाइंट परिवार है तो इससे अब देखते हैं क्या क्या बोलते हैं एकल परिवार। एकल परिवार ये सबसे छोटा परिवार होता है और इसीलिए इसे आदर्श परिवार कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलह की संभावनाएं कम होती है। हम दो, हमारे दो, एक पति, पत्नी, 2 बच्चे। पति चल दिए कहां? ऑफिस में। पत्नी घर में है 2 बच्चों के साथ। कहां से लड़ाई झगड़ा होगा? ना ननद, ना सास, ना ससुर, ना कोई और चाचा मामा, कोई नहीं, तो लड़ोगे किससे? इसलिए कलह की संभावना कम रहती है। हाँ, एक पति पत्नी के बीच में जो कलह नहीं बोला जाता, उसको मन मुटाव बोला जाता है, उसको कभी उसमें काउंट नहीं किया जाता। इसमें परिवार के सदस्यों के मध्य हमेशा मधुर संबंध पाए जाएंगे। जितने कम सदस्य रहेंगे उतने आपके संबंध अच्छे बनते हैं, ऐसा माना जाता है। और आप भी शायद इससे आपका सहमत हो सकते हो कि जितने कम सदस्य उतने मधुर संबंध बनेंगे। अगला, गृह संचालन में स्वतंत्रता मिलती है। जितने भी महिलाएं जो मुझे आज अभी सुन रहे हो, उनको ही पता है कि अगर आप अकेले अपने में हो, अकेले आपका राज है और कोई आपसे मतलब कोई बहस करना, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, तो तुम जैसा चाहो वैसा खाना बनाओ ना। वो जो तुम्हारे हस्बैंड है वो आएंगे, खाएंगे, बेचारे क्या कर सकते हैं, क्योंकि लड़ तो सकते नहीं आपसे, लड़ेंगे तो हारेंगे। इसी कारण कि गृह संचालन में उसको जैसा मन होगा उस महिला को वो वैसा करेगी। अगर उसको करना होगा तो करेगी, नहीं करना नहीं करेगी। बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। भाई, जब एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं ना, तो हस्बैंड के जॉब जाने पर या वाइफ के जॉब जाने पर जो घर में जो पेरेंट्स रहते हैं, या पिता या माता, वो अपने बच्चों को प्रॉपर समय दे सकते हैं, प्रॉपर उनकी पढ़ाई हो सकती है, प्रॉपर आपका पूरा चेक हो सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा विशेषताएं किसके लिए रहेगी? आपके एकल परिवार के लिए। संयुक्त परिवार में इसका थोड़ा सा अलग होगा।
अभी सब अच्छी बातें बता रहा हूं, इसमें सब में नेगेटिव बातें भी है। अच्छी बात है, पहला इस प्रकार के परिवार काफी बड़े होते, नो डाउट। संयुक्त परिवार है तो संख्या भी ज्यादा रहेगी। सर जी बहुत फास्ट हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है शशि जी, आराम से लेते हैं। एक देखो, पहला हुआ एकल परिवार, संख्या कम तो कलह कम, कलह कम तो आदर्श परिवार। और जब कम बच्चे, कम अगर संख्या रहेगी तो भाई गृह संचालन में स्वतंत्रता भी वैसे ही मिलेगी। परिवार के संबंध हमेशा मधुर रहेंगे और लास्ट में बच्चों के ऊपर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ससुर नहीं पढ़ेगा तो अच्छे से मार पीट के पढ़ाओगे, ठीक। लेकिन जब संयुक्त परिवार रहता है ना तो उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, मामा चाचा, मामी चाची, सब फूफा फूफी सब रहेंगे ना। लगता है सब परिवार एक साथ जब एक जगह मिलते, एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है जब, लेकिन तीसरे दिन जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो टेंशन भी ज्यादा होता है। अगला, इसमें सामाजिक सुरक्षा पाई जाती, नो डाउट। अगर मम्मी पापा दोनों जॉब में है और बच्चा अकेले है इसमें, तो उसे किसी भी प्रकार की आपकी सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन यहां पर आपके सासू जी है, ससुर जी है, चाचा हो गए, चाची होगी, मामा होगा, मामी, सब उसकी देखरेख कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा, समाज के माध्यम से आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला होता है इसमें बच्चों का समाजीकरण का विशेष अवसर, मतलब आपके कभी कभी ऐसा होता है जनरली कि ये जो कुछ लड़कियां या कुछ छोटे बच्चों को, लड़कों को कुछ चीजें बचपन में ही बतानी चाहिए। कैसा आपका सामने वाले के साथ बिहेव करना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए। लड़कियों को स्पेशली एक चीज बताया जाता है, ये कैसा गुड टच है और ये कौन सा आपका बैड टच है। लेकिन ना वर्तमान में अगर देखोगे ना तो एक मां नहीं बोल पाती ज्यादा, लेकिन हाँ जो उनकी सासू मां रहेगी, मतलब उस बच्चे की दादी, उस बच्ची की दादी या उसकी मामी या उसकी चाची, वो उससे ज्यादा फ्रेंडली रहती है। एकल परिवार में तो नहीं है ना, लेकिन संयुक्त परिवार में वो है। तो वो आपको क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है वो अलग से आपको ज्ञान दे सकते हैं। इसमें कार्य का विभाजन की व्यवस्था होती है, नो डाउट, सही बात है। जितनी ज्यादा संख्या रहेगी आप कार्यों का विभाजन अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैं, अगर मैं अपने घर में अकेले हूं तो मुझे समस्त कार्य करना पड़ेगा, लेकिन मैं सब कार्य अच्छे तरीके से कर पाऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मेरे को एक ही कार्य अगर दिया गया तो मैं एक कार्य को बहुत अच्छे से करूंगा। अगर किसी परिवार में 4 भाई है और एक परिवार में एक सिंगल भाई है, तो जो सिंगल भाई है अगर उसको 4 कार्य अगर दोगे ना तो शायद उतने अच्छे से ना कर पाए, करेगा लेकिन उतने अच्छे से ना कर पाए। लेकिन उस परिवार में अगर 4 भाई है और चारों भाई को क्या कर दिया गया, एक एक काम दे दिया गया, तो चारों के चारों एक कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। यह होता है कार्यों का विभाजन। संयुक्त परिवार के माध्यम से बच्चों को बुजुर्गों का ज्ञान मिलता है, अनुभव, एक्सपीरियंस मिलता है, उपदेश, यह इत्यादि का लाभ मिलता है। आज के अगर बच्चों को बोला जाए ना, यह जैसे हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो जब हमें ज्ञान देते हैं, ले ना बाबा छोड़ना, तोला नहीं मालूम, मतलब ऐसा करके बोल के चल देते हैं, वहां से उठकर हम लोग चल देते हैं। जबकि उनको इतने वर्षों का एक्सपीरियंस रहता है, उनको ज्ञान के बारे में रहता है, उनको एक्सपीरियंस, अनुभव रहता है, तब वो चीजें आपको अच्छी या बुरी चीजों के बारे में बता पाते हैं। उपदेश का कहने का मतलब है आपको ज्ञान देना। कैसा ज्ञान? भगवान के बारे में बताना, समाज के बारे में बताना, संस्कार के बारे में बताना। ये सब किसके माध्यम से मिलता है? हमें बड़े बुजुर्गों के माध्यम से। अभी जो आपने देखा वो एकल परिवार और संयुक्त परिवार की विशेषताएं थी, दोनों में पॉजिटिव चीजों को देखो। अब इसी चीज को दिमाग में रखना, एकल परिवार और संयुक्त परिवार को दिमाग में रखना, और उसमें क्या क्या नेगेटिव है। अब कुछ लड़कियों का मानना, देखो लड़के तो विदाई होके जाते नहीं है, तो उनको चुनने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं एकल परिवार में जाऊंगा कि संयुक्त परिवार में जाऊंगा। लेकिन लड़कियां जब शादी के बाद आती है, या तो उन्हें एकल परिवार मिलता है या तो संयुक्त परिवार। अगर लड़कियों तुमको एकल परिवार मिलेगा तो ये उसकी विशेषता है,
अगर संयुक्त परिवार मिलेगा तो ये उसकी विशेषता है। लेकिन इन एकल परिवार और संयुक्त परिवार में कुछ ड्रॉबैक भी, कुछ कमियां भी है। और वो कमियां क्या है? ये एकल परिवार में बच्चों की देखभाल में कमी आती है, पहला पॉइंट। नो डाउट बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन देखभाल में कमी आती है। कैसे? आज के अगर जमाना देखा जाए, आज के जमाने में अगर एक पति और पत्नी दोनों जॉब में है, एक काम करता है आपका रायपुर में, एक काम करती है आपकी बिलासपुर में, और बच्चा कहां? कोरबा में। मतलब समझना, चीजें यह है कि आज पैसे को हम लोग जब वेटेज देते हैं तो नो डाउट हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। लेकिन एकल परिवार में दिक्कत यह होती है कि अगर दोनों अगर जॉब में चल दिए तो आपका बच्चों को संभालेगा कौन? यह दिक्कत आती है। अगला, संकट के समय जनशक्ति का अभाव। ऐसा बोलते हैं कि परिवार हमारी सबसे पहला है, हमारे लिए परिवार सबसे पहला होता है, और जहां संकट आते तो हम परिवार को ही पहला आपका प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसी अगर मान लो संकट की परिस्थिति आ गई और आपके पास ज्यादा हाथ नहीं है, हाथ मतलब सदस्य नहीं है, तो उस कंडीशन में वो एक महिला या एक पुरुष अपने आप को इतना कमजोर समझता है कि काश मैं किसी संयुक्त परिवार में रहता तो मेरे भाई रहते, मेरे ससुर रहते, मेरे सास रहती, ये सब चीज। तो इसमें क्या होता है? संकट के समय जनशक्ति, एक एग्जांपल देता हूं कि एक परिवार है जिसमें पति पत्नी बस है, ठीक है, दोनों जॉब करते हैं, ओके, और एक छोटा बच्चा भी है 8-10 साल का। 8-10 साल का बच्चा छोटा ही रहेगा भाई, उतनी समझ नहीं रही। और जो महिला है वो दोबारा फिर प्रेग्नेंट हो गई। अब पति का है कहां? आपके जॉब में, अब पत्नी और छोटा सा बच्चा घर में। अचानक उस महिला को लेबर पेन हुआ या उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, कुछ भी, तो वो किससे सहायता मांगेगी? पति जो आएंगे, लेकिन उनको आने में क्या लगेगा? समय। तो यही जनशक्ति का अभाव बताता है उसमें कि चीजें अच्छी भी होती है लेकिन उसमें कुछ कमियां भी रहती है। अगला होता है बुजुर्गों के उचित निर्देशन और परामर्श का अभाव। जो इसमें आपने पढ़ा ये कि संयुक्त परिवार के माध्यम से बच्चों को बुजुर्गों का ज्ञान, अनुभव और उपदेश मिलता है, वो यहां पर उस चीज का अभाव रहता है, वो चीजें कमी पाई जाती है। ये तो रहा वो चीज जो एकल परिवार में अगर रहना चाहते हो तो उनको इन सब चीज का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इसको ओवरकम कर लिए तो आपके लिए एकल परिवार बेस्ट है। अगर आप इसको ओवरकम नहीं कर पाए तो आपको संयुक्त परिवार चाहिए। संयुक्त परिवार में भी कुछ दिक्कतें होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों की संख्या अधिक होने के कारण निर्धनता की संभावनाएं बनी रहती है। अर्थात यह नहीं कि भगाकर गरीब बन जाएगा। अगर संख्या ज्यादा है और कमाने वाले 1 या 2 लोग, और संख्या इधर बढ़ते जा रही ना, हमारी जनसंख्या वैसी भी कम थोड़ी है, हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगी। संख्या यदि बढ़ते जाएगी एक समय के बाद तो वो 2 ही के ऊपर पूरा प्रेशर रहेगा पूरे परिवार को चलाने के लिए। और जब 2 के ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो कितने दिन तक के कमा पाएगा? कभी ना कभी तो पैसा खत्म होगा। निर्धनता की संभावनाएं बनी रहेगी, बोल रहा हूं। निर्धन होगा कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है ज्यादा कमाए, लेकिन अगर नहीं कमा पाया उस कंडीशन में ये आपकी सिचुएशन आती है। दूसरी, बच्चों के पढ़ाई के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। एक छोटा सा बच्चा है, ये आप लोग के साथ हुआ होगा डेफिनेटली, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हो तब, कि ये बच्चा, उसकी माता उसको बोलती है कि जा बेटा बाहर से सब्जी लेकर आ जा। सब्जी लेकर आता है और बोलती है कि बेटा अब हो गया काम, अब आराम से जा पढ़। वो बेचारा जाता है पढ़ने के लिए अपने रूम में, और जैसे ही जाता है वैसी चाची आ जाती है, बेटा वो थोड़ा सा मार्केट से दही ले आना, तो वो फिर उठकर जाएगा। मना नहीं कर सकता, हम अपने बड़ों को कभी मना नहीं करते, ये हमारे संस्कार है। लेकिन उसके पीछे जो वो पढ़ रहा था उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, वो सही है। दूसरा, जैसे वो दही लेकर आया फिर बैठ ही रहा था तो बड़ी दीदी बोली भाई मेरे लिए फलाना लेकर आना, तो फिर वो लेने जाएगा। मना नहीं कर सकता, छोटा है इसलिए मरता है।
और इसी कारण बच्चों की पढ़ाई में बार बार क्या आती है? बाधाएं। अगर आप मना कर दिए तो आपके संस्कार अच्छे नहीं बोलेंगे। आपके माता पिताजी ने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए, क्यों? क्योंकि आप बड़ों को मना कर रहे हो। लेकिन उसके पीछे का, उसके कहने का उद्देश्य क्या था, वो आप नहीं सोचोगे। यह होता है संयुक्त परिवार में। तीसरा, इस प्रकार के परिवार में पारस्परिक द्वेष, घृणा, कलह की संभावनाएं सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक पुरानी पिक्चर है गोविंदा और करिश्मा कपूर की, उसका नाम है आपका हीरो नंबर 1। जब वो उससे प्यार करता है तो वो उसके घर जाता है नौकर बनकर। वहां 3 भाई रहते हैं, एक गाने वाला, एक LIC एजेंट, एक और किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करता है। जब तीनों को प्रमोशन मिलता है ना, तीनों को जब पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, तो अपने घर में चुपके से, उस घर में अपने कमरे में जाकर अपनी बीवियों को मिठाई खिला रहे थे। अपने माता पिता को नहीं, अपने भाई लोगों को नहीं, अपने अपने घर, अपने अपने रूम में जाकर। उसके बाद यदि बड़ा भाई और छोटा भाई है, और बड़े भाई का अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसकी बीवी अच्छा अच्छा पहनेगी, गोल्ड, डायमंड, बड़े बड़े। लेकिन वही अगर छोटी, अगर वो जिसके पति का प्रमोशन नहीं हो रहा है, कम तनख्वाह है, तो डेफिनेटली उससे जलेगी। ये होता है, ये हमेशा हर घर की कहानी है। भले सामने से बोल पाए या ना बोल पाए, अंदर से ही जलते रहेंगे एक दूसरे से। चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे देवर देवरानी, सॉरी देवरानी और जेठानी। देवरानी जेठानी सबसे ज्यादा लड़ते हैं, देख ही लेना भाई। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग बोल सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जरूरी नहीं, मैं आपके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूं जहां पर संयुक्त परिवार है और ऐसी सिचुएशन आती है। इस कारण ये थे उसकी दोष और उसकी कमियां। कमियों के बाद अब परिवार की क्या क्या विशेषताएं। देखो, हमने पढ़ा परिवार क्या है, परिवार का शाब्दिक अर्थ, फिर परिवार का प्रकार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार की क्या क्या परिभाषाएं होती है और संयुक्त परिवार की क्या परिभाषाएं होती है। फिर एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती है, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती है। एकल परिवार में क्या क्या आपका कमी और दोष पाया जाता है और संयुक्त परिवार में क्या कमी और दोष पाया जाता है। प्रकाश टंडन, घर घर की कहानी है सर। मैं आज वो सब चीज आज बोलूंगा जो कभी आप लोगों ने अपने घर में ना बोल पाए हो। संस्कार उसी चक्कर अंदर रहता है, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। और ये हर घर की कहानी भाई, चाहे मानो ना मानो। तो देखो, जब एकल परिवार के विशेषताएं हो गई, एकल परिवार के दोष और कमियां हो गई, अब परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता है कि वो सामाजिक संस्था है, क्योंकि परिवार समाज की सबसे पहली इकाई होती है, तो उसे किसी न किसी समाज से जुड़ा रहना आवश्यक है। आपका जो भी सरनेम होगा, उस सरनेम के आप समाज से जुड़े हुए हो, और ये आप नहीं जुड़े हो, आपके मम्मी पापा ने जोड़ा, या उनके मम्मी पापा ने, या उनके मम्मी पापा ने। ये समाज से हम लोग, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा रहना ही चाहिए। ये परिवार की सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है वैवाहिक अनिवार्यता। ऐसा नहीं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहे ससुरे 4 साल, फिर पसंद नहीं आया छोड़ दिया एक दूसरे को, फिर अगले किसी और के साथ लिविंग रिलेशन, पसंद नहीं आया छोड़ दिए। ये नहीं होता परिवार। परिवार में वैवाहिक होना जरूरी है। अगर आप विवाह नहीं किए हो तो आपको परिवार में रहना बेकार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई जो 20 साल या 25 साल का होगा तो भगा कर शादी कर ले। जो लड़का और लड़की अगर साथ में अगर रहते हैं ना, तो उनका साथ में रहना मतलब एक वैवाहिक तौर पर रहना अनिवार्य है। अगला होता है वंशानुगत संबंध का होना अनिवार्य है। आप भी अपने परिवार के कोई ना कोई जनरेशन से हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो संबंध है ना, वो ब्लड रिलेशन है। ब्लड से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अपने माता पिता से। हो सकता है आपके दादा दादी, आप मतलब ऐसा कई बार बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बोलते हैं ये अपनी दादी के जैसा दिखता है, ये अपनी दादा के जैसा, इसकी आंख फलाना टाइप दिखती है, इसकी नाक, इसकी मुंह,
सब अलग अलग। क्यों बोलते? क्योंकि वो जनरेशन चलते आ रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जा रही है, इसीलिए वंशानुगत संबंध को होना अनिवार्य। अगला होता है संतान उत्पत्ति करना। ये परिवार का सबसे महत्वपूर्ण है भाई। अगर तुम परिवार में हो तो तुमको बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये एक महिला को एक वरदान है कि उसी को ही ये वरदान मिला है कि वो आने वाले जनरेशन को अपने पेट से पैदा करती है। वो अपनी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का एकमात्र इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी किसको मिला है? एक महिला को। और कई महिलाएं ऐसी होती है या कई लड़कियां ऐसी होती है जो लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए अभी। क्यों? फिर शादी क्यों की है? वो छाती पर मूंग डालने के लिए? अगर आप किसी परिवार से जुड़ रहे हो तो बच्चा पैदा करना है। ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आपको जितना समय लेना ले, लेकिन एक समय के बाद आपको ये करना आवश्यक है एकदम। तो संतान उत्पत्ति करना एक परिवार की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला, परस्पर आर्थिक बंधन होना चाहिए। आर्थिक मतलब कोशिश करना चाहिए कि परिवार के सदस्यों को पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार का सदस्य मतलब संख्या बढ़ते जा रही है और यहां पर आर्थिक रूप से हम लोग किसी प्रकार की कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपका आर्थिक संबंध होना जरूरी है। सभी सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये मेरा परिवार है, आज मेरे घर में ये फंक्शन है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं ये कार्य करूं, ताकि कार्यों में विभाजन होने से कार्य जल्दी और सटीकता से होगी। अंबिका नायक, संयुक्त परिवार में मां की नहीं चलती सर, अपने बच्चे पर भी। अब मैं इसमें तो कमेंट नहीं कर सकता कि संयुक्त परिवार में बच्चे पर अपनी मां की नहीं चलती, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, अपनी अपनी बात है। संयुक्त परिवार में अगर बच्चा है ना तो अंतिम रूप से सबसे ज्यादा प्यार अपनी मां को ही करता है। हाँ, उस बच्चे को कान भरने वाले बहुत मिलेंगे, और अगर बच्चा समझदार है, अगर आप उसे भी उतना ही प्यार दो ना जितना और कोई उसे दे रहा है। अगर आप इधर चिल्लाओगे अपने बच्चों पर और कोई आपके परिवार का सदस्य उसे उतना ही ज्यादा प्यार करेगा, तो बच्चे के मन में आएगा ही आएगा कि ये मुझे ज्यादा प्यार करती, मैं इसकी बात मानूं। मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, मैं क्यों मानूं? बच्चा एक मिट्टी है, जिसको जैसे आप बनाना चाहोगे, जिस शेप में, वो ढलेगा, वो वैसा बनेगा। अगर शुरुआत से ही उस मिट्टी में अगर तुम लाठी मारोगे तो गरियाएगा नहीं। शुरुआत में बच्चों को प्यार जरूरी है, प्यार के साथ साथ कुछ चीजों को समझाना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको भड़काना कि ये तुम्हारी चाची से बात मत कर, ये भी बात गलत है। आप सबका रिस्पेक्ट करना उसे सिखाओ, और जब आप खुद ही प्यार से बात करोगे ना, गारंटी है बच्चा भी आपसे अच्छे से बात करेगा। अब परिवार में ये क्या हो गया विशेषता है। अगला क्या है, परिवार की क्या क्या कार्य, ये आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य, औपचारिक संबंध और अनौपचारिक संबंध। क्या 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 आवश्यक हो सकता है एक परिवार में? सबसे पहला, बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है भाई। हर परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य है। अगर किसी बच्चों को अगर आप शिक्षा नहीं देते हो तो आप उसके मौलिक अधिकार को उससे छीन रहे हो। यदि आप मौलिक अधिकार को अगर आप छीनोगे तो गारंटी है आज नहीं तो कल जेल जाओगे, एक कंफर्म है। ये आर्टिकल में भी दिया हुआ है, संविधान में भी उल्लेख है। तो जब संविधान में उल्लेख है तो आपका करना ये आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। समाजीकरण के गुण सिखाना, लोगों को बताना, बच्चों को बताना बाहरी समाज के बारे में कि बेटा ये हमारा समाज है, इसमें हमें ऐसे रहते हैं, ऐसा पहनते हैं, ऐसा करते हैं, हमें किसके साथ अच्छा करना चाहिए और कैसा किसके साथ रहना चाहिए। और स्पेशली लड़कियों को भाई, लड़कियों को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। कैसा गुड टच किसे बोलते हैं, बैड टच किसे बोलते हैं। क्योंकि अभी तुम लोग देखना पेपर में 6 साल की बच्ची का ससुरा रेप हो जा रहा है, 6 साल हो 4 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है, और करने वाला कौन? उसके घर वाला।
घर ही के सदस्य करते, तो घर के सदस्य हम अपने घर के सदस्यों के ऊपर कभी अंधविश्वास नहीं कर सकते ना, उनके पर तो विश्वास करोगे घर के सदस्य। लेकिन अगर बच्ची है छोटी सी, अगर उसको शुरुआत में अगर ये बता दिया जाए भाई ये बेटा ये बैड टच होता है, अगर कोई भी हो, अगर आपको इस प्रकार से कोई टच करता है तो आपको तुरंत मना करना है और मम्मी पापा को पहले बताना है। जब तक आप बच्चों को ये गुण नहीं सिखा पाओगे, और भगवान न करे उस बच्चे के साथ कभी गलत हो गया, तो बाद में रोने के बजाय अभी बता दो। थोड़ा बताने में हेजिटेशन होता है, लेकिन बताओगे तब तो बच्चा सीखेगा। यही मिलजुल कर घरेलू कार्य करना, ये बता चुका हूं कई बार। आर्थिक उपार्जन करना, यह हर परिवार के उस सदस्य का एक आवश्यक कार्य है। कि नहीं घर में बैठे बैठे ससुराल रोटी तोड़ रहा है, हाँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बकायदा उसे पैसे कमाने के लिए कोशिश करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आप देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां भी अब पार्टिसिपेट कर रही है जॉब के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए। अनावश्यक कार्य, ये अनावश्यक कार्य इधर है। तुम्हारे घर में रोज मनोरंजन नहीं चलता, मनोरंजन मतलब डांस गाना, एक हाथ दिन अलग रहता है, जब मामा या मौसी के बच्चे लोग आते हैं तब मस्ती करते हैं, तब अलग बात होती है। अगला खेल, क्या डेली खेल खेलते होगा घर में? चलो आज क्या खेलते हैं, कबड्डी, आज क्रिकेट, कल फुटबॉल टेनिस, नहीं खेलते हो, यह अनावश्यक है। एक हाथ दिन अच्छा लगता है। ये ऐसे कार्य जो आपको करना कंपलसरी है, नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। अगला होता है हंसी मजाक। हाँ नो डाउट, कई लोगों को डाउट होगा सर हंसी मजाक तो होना चाहिए, अनावश्यक कार्य में क्यों है? हंसी मजाक कहने का मतलब होता है जब आप गेट टुगेदर करते हो, जब बैठते हो तब हंसी मजाक ज्यादा होता है। डेली घर में हंसी मजाक नहीं चलता, ये एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं। अनौपचारिक वार्तालाप, जबरदस्ती का बात करते हो। हाँ, दूसरी बात अनौपचारिक वार्तालाप में यह भी है कि जैसा हम घर के बाहर, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, जैसा हम घर के बाहर अपने दोस्त अपने सहेली इन लोगों के साथ जैसा बात करते हैं एकदम फ्रेंडली होकर, वैसा बात आप घर में नहीं करते हो। घर में जी हाँ हो जाएगा पक्का, कल हाँ या ना, बस खत्म, इतना ही। लेकिन बाहर में अगर किसी दोस्त यार से बात करोगे या सहेली से बात करोगे तो आए बाएं बात निकलेगा मुंह से, आए बाएं आवाज। क्यों? क्योंकि वहां पर औपचारिकता नहीं रहती है दोस्तों के बीच में, सहेलियों के बीच में, और घर वाले या परिवार वालों के बीच में मध्य में एक एज का डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण हमें औपचारिक तौर से बात करना पड़ता है। इसलिए अनौपचारिक वार्तालाप कभी भी आपके आवश्यक कार्यों में शामिल नहीं हो सकता, अनावश्यक कार्यों में शामिल होगा। यह था उसके कार्य। और क्या क्या कार्य है? परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक उत्तरदायित्व का होना, जो आपस में एक दूसरे का देखभाल कर सके। पारिवारिक समस्याओं का सभी सदस्यों को मिलकर निदान करना या उसके उपाय खोजना चाहिए। पारिवारिक कार्यों में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए एवं परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा आर्थिक उपार्जन का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह समाप्त होता है तुम्हारा कौन सा टॉपिक? आपका परिवार। देखो, मैं मानता हूं कि समय का थोड़ा सा खेल है, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको देख लेते। देखो, अभी इसलिए मैं कर रहा हूं हड़बड़ी, समझना मेरी भावनाओं को, अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ही आप ही लोगों के लिए यहां आया हूं। और जब तक क्या आप पढ़ोगे नहीं, और आपके पास फिर बहाना भी नहीं रहेगा ना कि सर पढ़ाया नहीं है, तो वो चीजें आपके पास ना रहे और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स भी क्या हो, खत्म। परिवार के बाद अब तुम लोग की शादी कराया जाता है। शादी में होता है कौन सा विवाह? बाल विवाह। बाल विवाह को अगर पढ़ोगे तो सबसे पहले दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट डाल के रखना, बाल विवाह लड़कों का नहीं होता। पहली बात, बाल विवाह हमेशा माना जाता है लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर, क्योंकि लड़के ना कुछ है, मैं बात अभी नहीं लूंगा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर यह माना जाता है कि लड़का पैदा हुआ मतलब ब्लैंक चेक पैदा हुआ है। ब्लैंक चेक मतलब दहेज आए बाएं आएगा।
और जितने जल्दी लड़के की शादी कर दोगे दहेज उतना जल्दी आएगा। तो लड़के को बाबा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? आपकी उस छोटी सी बच्ची, बच्ची ही बोलूंगा क्योंकि उसका बाल विवाह हो रहा है, उस बच्ची के ऊपर फर्क पड़ता है। क्या कहता है बाल विवाह? सरकार द्वारा जो विवाह करने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है ना, एक मिनिमम आयु, एक मिनिमम एज है, यदि उस आयु से कम में विवाह किया जाता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह एक दृष्टिकोण किसके हिसाब से रख रहे हैं? लड़कियों के हिसाब से, जो कि केवल महिलाओं पर की गई है। बाल विवाह की शिकार महिलाएं। भारत का स्थान पूरे विश्व में दूसरा है, जहां पर 49% जो शादी हुई है वो कायम में हुई है तुम्हारी बाल विवाह के कारण। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 12.1। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े 2011 के अनुसार है, क्योंकि जनगणना हुई थी 2011 में। अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो आंकड़े और नए नए मिलेंगे, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज में है ना 2011 के आंकड़े। अब 11 के बाद से अभी तक कोई आपकी जनगणना नहीं हुई है। जनगणना होगी तब तो पता चलेगा कितना बाल विवाह हुआ है, भारत उसमें कौन से रैंकिंग में। हो सकता है आज अभी गूगल कर लो तुम लोग, पता चलेगा कि भारत पहला नंबर में आ गया। सर आप तो दूसरा नंबर बताए हो। दूसरा नंबर 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना के अनुसार। अगली बात, सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बिहार। 68% जो शादी हुई है, मतलब 100% शादी में से 68% आपके बाल विवाह। सबसे कम आपका कहां पर? हिमाचल प्रदेश 9। ये बिहार का, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ का, उसके बाद भारत का, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का। परसेंटेज याद रखना। याद रखना 15 जून 2022 के अनुसार भले लिखा हूं मैं, लेकिन जो आंकड़े हैं ना वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्या क्या कारण हो सकता है बाल विवाह करने का? सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एक माता पिता के द्वारा बेटियों को शादी का बोझ समझना। एक जब लड़की पैदा होती है ना तो एक बाप को यह लगता है कि यार अब इसकी शादी करवानी है, तुरंत पैसा जोड़ने लग जाता है। वो खुश है कि घर में लक्ष्मी आई है, पर उस लक्ष्मी के आने के बाद उसका सेकंड थॉट यही रहता है कि अब मुझे अपनी बच्ची के लिए सेविंग करना है। अगर वो मध्यम वर्ग परिवार वाला है या अमीर परिवार वाला है, अमीर परिवारों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मध्यम वर्ग परिवार वाला है तो वो सोचता है और वो जमा भी करते हैं और उसके बाद उसकी शादी अच्छे से करते, नो डाउट। लेकिन ये बोझ कौन समझता है? वो गरीब परिवार जिसको खुद के खाने के लाले पड़ जाते हैं और वो अपना रोज का खाने का जुगाड़ करेगा कि आगे बच्ची के लिए शादी के बारे में सोचेगा। उनके लिए बोल रहा हूं, हर परिवार के लिए नहीं बोल रहा हूं। ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उनके माता पिता ये सोचते हैं कि अब इसकी शादी मेरे लिए क्या होगी? बोझ। अगला होता है शिक्षा का अभाव। यह शिक्षा का अभाव बच्चों के लिए नहीं, यह शिक्षा का अभाव उन माता पिता के लिए है जो कम पढ़े लिखे। और दूसरी बात कि उन लोग को यह बता दिया जाता है कि लड़की हुई है तो तुरंत शादी करके भागा इसको, ये बोझ है हमारे ऊपर। ये उन अनपढ़ माता पिता की सोच है जो ये सोचते हैं कि लड़की हुई है जल्दी शादी करके इसका अपना छुटकारा पाए। भाई क्यों? इसका जवाब आप लोग ज्यादा अच्छे जानते हो। रूढ़िवादी परंपरा। ये रूढ़िवादी मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी, उन लोग की सोच कि जल्दी से जल्दी लड़की पैदा हो गई है, जल्दी जल्दी शादी करके निपटारे ला, खत्म कर, को दूसरे घर में भेज, अपना टेंशन कम हो। ये रूढ़िवादी जिनकी खुद की शादी 12 साल या 11 साल 13 साल में हो गई होगी, वो दादियों की बात कर रहा हूं। अपने कभी दादी लोगों से पूछना कि आपकी शादी कब हुई थी, बताएंगे 15 साल से पहले ही बताएंगे, गारंटी है। क्योंकि 17 साल में 3-3 4-4 बच्चों के मां बन जाते हैं उन लोग, क्योंकि उस समय का शिक्षा में इतनी अभाव थी। ये शिक्षा का अभाव उनको नहीं पता था, खासकर महिलाओं को। और इन रूढ़िवादी परंपराओं के कारण ही आपके वो बच्ची के ऊपर ज्यादा आपका प्रभाव पड़ता है। परिवारों की आर्थिक स्थिति का नहीं होना बताया, गरीब होने के कारण।
बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक ना होना, ये दुष्परिणाम ना परिवार में नहीं, उस लड़के के साथ नहीं, उस लड़की के साथ होता है। अरे जो बच्ची अभी, जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसकी तुम शादी करके तुम दूसरे घर में भेज देते हो, और ऐसे घर में जिसके घर में वो किसी को जानती भी नहीं है, 14 साल की, 12 साल की, 13 साल की, उतने से बच्ची को क्या पता रहेगा, खुद का घर पता रहता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे घर में जाती, सब नए नए लोग, यहां तक के तो ठीक 14 साल की शादी अगर हो गई, 14 साल की उम्र में 15वें साल वो मां बन जाती है, और फिर बच्चे पैदा करने की क्या बन जाती है, मशीन। भगाभग बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो बच्ची जो, वो छोटी लड़की जो खुद ही बच्ची है, वो एक बच्चे की मां बन जा रही है, जो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, वो एक बच्चे को संभालेगी। दूसरी बात, उसका शरीर का उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता ना। पहले एक लड़की को प्रॉपर उसके जो हार्मोन्स रहते हैं, उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर रहती है, वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसके डेवलप होने चाहिए, तब तो वो एक बच्चे को संभाल पाएगी, तब तो वो खुद को संभाल। इसी कारण ये जो छोटे छोटे उम्र में शादी होती है ना, इसलिए मातृ मृत्यु दर का परसेंटेज बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो है छोटी सी बच्ची, उसको खुद को नहीं पता, और वो एक बच्चा पैदा कर रही है, मरेगी। तो क्या जरूरत है इतने जल्दी किसी बच्चे को शादी करवाने की। दुष्परिणाम, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास करने हो पाना, वही बता रहा था अभी, जो अभी आपको बताया। शिक्षा से वंचित रह जाना, यार वो बच्ची जिसको अभी स्कूल जाना चाहिए था, वो घर संभाल रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, खाना बना रही है, बच्चे पैदा कर रही है, वो कहां से पढ़ पाएगी। इतना मेंटली प्रेशर रहता है एक घर को संभालने में। लड़की का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, कहां से स्वास्थ्य ठीक रहेगा जब इतने कम उम्र में बच्चा पैदा कर ली। तो खुद का शरीर का अंदर का डेवलपमेंट अभी ठीक से हुआ नहीं है, और बच्चा पैदा करने के बाद क्या शरीर का डेवलपमेंट हो जाएगा क्या? नहीं। इसलिए प्रॉपर एक उम्र के बाद शादी होनी चाहिए। बाल विवाह के पश्चात उत्पन्न हो रहे बच्चों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। कभी जल्दी बच्चा पैदा हो गया पता चला, कभी लेट में हुआ, तो कहां से वो स्वस्थ पैदा होगा। प्रॉपर एक बोलते हैं कि टाइम पीरियड होता है, 9 महीने तक के एक बच्चा अपने मां के पेट में रहता है, उसके बाद ही वो बाहर आता है। और जब पहले आ जाए तो प्री मैच्योर, और प्री मैच्योर बच्चा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसका हमेशा अस्वस्थ ही रहेगा लाइफ टाइम। और मान लो भगवान न करे किसी ऐसा ना हो, पर किसी महिला का ऐसा बच्चा हो गया जो प्री मैच्योर हुआ और शरीर से ठीक नहीं है, तो मां तो वहां हॉस्पिटल में है, और बच्चा जब उसके पिता या उसके घर वालों को देते हैं प्री मैच्योर ना, जो थोड़ा सा जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बच्चे को फेंक देते हैं, नदी बहा देंगे, कहीं और फेंक देंगे, और मां को क्या बताते हैं, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ऐसे रोए खड़े हो जाते हैं। जब ये बात अगर आप सुनते भी हो ना, तो वो सोचो उस महिला के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके साथ ये हो रहा है। अगला, जनसंख्या वृद्धि। ये ससुरे हम लोग तो वैसे भी आगे हैं, भगाभग बच्चा पैदा कर रहे हैं, किसी में तो हम विश्व में पहला है, इसी में आ जाते हैं बच्चा पैदा करने में, जनसंख्या को बढ़ाने में। अगला चलते हैं, इससे क्या क्या उपाय। देखो मैं एकदम टीचर टाइप का नहीं बोल सकता, जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा मेरी बातों से, तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और जिस दिन कनेक्ट करना शुरू किए और आपके सामने ये गलत चीजें होते हुए अगर आपने देखा, उस दिन आप देखना, उस दिन जब आप बोलोगे ना, तो अंदर से खुशी होगी कि मैंने किसी की शादी रोकवाई है, बाल विवाह रोकवाया, उस बच्ची की जान बचाई है। बहुत ये दुष्परिणाम में देख रहे हो ना कितना परिणाम होता है। इस कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनना, मेरी बातों पर मत जाना, जो बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें देखते हैं। सर जी बाल विवाह कौन से टाइम से चल रहा है, बताते ना जी। अरे रुको क्या है, ये दे आ गया बाल विवाह कौन से टाइम से चल रहा है। सबसे पहला प्रयास बाल विवाह को रोकने का राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन ने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था, जिसमें शादी की जो आयु है, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था, शादी की जो आयु है
18 वर्ष लड़के का, 14 वर्ष लड़कियों की निर्धारित की गई थी। मतलब मिनिमम लड़का कितने साल का होना चाहिए? 18 साल, और लड़की कितने साल की होनी चाहिए? 14 साल। ये राजा राम मोहन राय जी और केशव चंद्र सेन जी को द्वारा पहली बार बताया गया था। फिर 1929 में 1929 में एक एक्ट आया जिसे कहा गया शारदा एक्ट। वो व्यक्ति कौन थे आपके? अजमेर के हरविलास शारदा। इनका भी कहना सेम था जो राजा राम मोहन राय जी का था। इनके अनुसार भी ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 में। इन्होंने कहा कि लड़के की आयु ठीक है भाई 18 साल, लड़की की आयु 14 साल। उस समय की बात है 1929, आज से मत जोड़ना। लेकिन शारदा एक्ट को कितने बार संशोधन किया गया है? वैसे अगर कहोगे तो 4 बार है, आएगा भी, लेकिन यहां पर पुराना डेटा था इसलिए 3 बार लिखा है हुआ, टोटल 4 बार। पहला हुआ था 1949, दूसरा हुआ था 1978 और तीसरा हुआ था 2006 और चौथा भी 2022। याद रखना कि 1949 में सेम कॉन्सेप्ट था। पहले आयु निर्धारित की गई, फिर अगर उसको कोई मानता नहीं है, उसे खिलाफ जाता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान 1949 में संशोधित आंकड़ों के अनुसार। फिर 1978 में आयु निर्धारित की गई कि विवाह की आयु लड़का 21 लड़की 18, जो अब तक चलते आ रहा था। और 2006 में क्या रखा गया? सजा का प्रावधान, बाल निषेध कानून अधिनियम 2006। यदि लड़के की आयु 21 वर्ष हो, लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो, तो उल्लंघन या बढ़ावा करने पर 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। अगर आप किसी को इस उम्र में उस समय शादी करते हुए देख लेते, अगर आप उसके खिलाफ कार्यवाही करते, तो जितने लोगों ने उसके हामी भरी है, बढ़ावा दिया है, वो सब के सब जेल जाएंगे। 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना ये पड़ता है उनको। माता पिता तो जाएंगे क्योंकि उनके परमिशन बिना होती नहीं है, साथ ही साथ जो बढ़ावा देने वाले लोग होंगे वो भी जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होता है? अक्षय तृतीया में। पुत्रा पुत्री विवाह, पुत्रा पुत्री के चलते में अपने पुत्रा पुत्री की विवाह करते हैं। आज शुभ मुहूर्त है, पुत्रा पुत्री के विवाह करने के चक्कर में अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं सबसे ज्यादा। भारत का प्रथम लिखित और प्रमाणिक बाल विवाह वो हर्षवर्धन के काल से है। हर्षवर्धन की बहन थी, नाम था राजश्री, इतिहास में पढ़ते होंगे 15वीं-16वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। 12 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई थी कन्नौज के गिरिवर्धन से, और यह पहली बार लिखित में था। यह भारत का पहला बाल विवाह था। भारत में सर्वाधिक बाल विवाह बता चुका हूं, बिहार और तुम्हारा हिमाचल प्रदेश सबसे कम 68 और 9%। क्या क्या उपाय करना चाहिए? समाज में लोगों को जागरूक करो, पहला कि ये करना गलत है, इसका उल्लंघन करने पर आपको फलाना फलाना सजा का प्रावधान है। शिक्षा का प्रचार करो, जितना ज्यादा लड़कियां, क्योंकि स्पेशली लड़कों को वैसे फर्क नहीं पड़ता, शादी हो रही है, एक काम वाली आएगी घर में, उनका काम करेगी, झाड़ू पोछा खाना खिलाएगी, उल्टा दहेज आएगा, अखंड पैसा। लड़कियों को शिक्षित करो कि उन्हें अपनी अब आवाज उठानी पड़ेगी कि मुझे नहीं करनी है, चाहे वो माता बोले चाहे पिता बोले। एक सर्टेन एज के पहले अगर वो बोलते हैं तो, बाद में बोलते हैं तो आप बैठो बातचीत करो, उसके बाद आगे का प्रोसीजर। गरीबी उन्मूलन, भाई जितने ज्यादा गरीब रहते हैं उतना ज्यादा प्रेशर बनता है इन लोग के ऊपर, तो गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं, गरीबी हटाओ, लोगों को रोजगार बनाओ। अगर रोजगार बनेंगे तो पैसा आएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे, और जब समझेंगे तब ये चीजें क्लियर होगी। और लास्ट है नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को बताना, जो मैं आप लोगों को बताया, जो दुष्परिणाम होते हैं खासकर वो लड़कियों के प्रति। बाल विवाह में निषेध अधिनियम में 1-2 शारदा एक्ट बताया था, 4 हुआ था, ये चौथा 2006 में संशोधन किया गया था उसमें। इसके बाद भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 21/12/21 211221 21/12/21 को लोकसभा में यह संशोधन किया गया और पारित किया गया।
जिसके लिए एक टास्क फोर्स आपका बनाया गया। उस टास्क फोर्स की जो प्रमुख थी उनका नाम था सुश्री जया जेटली जी, जिन्होंने लड़कियों की आयु कितनी तय कर दी, 21 साल। मतलब अब लड़कियों की शादी 21 वर्ष के बाद होगी। मतलब लड़कों की भी आयु 21 वर्ष और लड़कियों की भी आयु कितनी होगी आपकी, 21 वर्ष। इनका उद्देश्य क्या था, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना, शिशु लिंगानुपात। ये शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जो बताया था कि अगर मान लो किसी कारण से अगर लड़की पैदा हो जाती है और उस घर में पहले से लड़कियां हैं तो मार देते हैं, फेंक देते हैं। अगर थोड़ा सा इनमेच्योर अगर पैदा हुआ, प्री मेच्योर, तो भी यही काम करते हैं। 0 से 6 साल के बच्चों की मृत्यु दर को क्या करना, कम। और वो बच्चा पैदा करते समय अगर मां की मृत्यु हो जाती है तो मातृत्व मृत्यु दर को कम करना। उनके पोषण, महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाना, ज्यादा खाने के लिए पौष्टिक भोजन। ज्यादा खाना मतलब ये नहीं जाके गुपचुप ठूस रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, नहीं, पौष्टिक भोजन को स्तर को बढ़ाना। और अगला होता है महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी। इसलिए तो वर्तमान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम अगर देखोगे तो महिलाओं का ज्यादा नंबर रहता है, उन लोगों का ज्यादा सिलेक्शन होता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर देते हैं, पढ़ो ना शादी करवा देंगे, ये चीजों का डर। तो उन लोग का श्रम बल में भागीदारी बढ़ाना, उनको अपने साथ लेकर चलना। और लास्ट है महिलाओं का सशक्तिकरण। वैसे भी महिलाएं बहुत सशक्तिकरण है भाई, उनको क्या सिखाना। कल पढ़ाऊंगा दहेज प्रथा। आज केवल इतना 2 टॉपिक याद रखना, एक परिवार और एक बाल विवाह। अभी जाते समय आप लोगों के ग्रुप में भेज देता हूं ताकि आपके पास वो नोट्स रहे, और कोशिश करना कि एक बार नोट्स को पढ़ लेना, उसी में से आएगा। अगर बन सके तो लिख के पढ़ना, लिख के पढ़ने से चीजें जल्दी याद होती है। ठीक है, ऐसी क्लास हम लोग रोज करेंगे। आज थोड़ा माइक का दिक्कत हो गया था शुरुआत में, लेकिन अब नहीं होगा। रात को ठीक 9 बजे। मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता, बस भगवान करे लाइट रहे। अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगा और प्रॉपर क्लास लूंगा। तो बाकी मित्रगण, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।